दोस्तों, बिग सोचों में खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसी जंग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और जिसे दुनिया का हर वो इंसान जिसको मार्केटिंग में दिलचस्पी है जानता है। तो दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े आइकॉनिक ब्रांड कोका कोला और पेप्सी की 122 साल पर मुहित कहानी। ये कहानी मल्टी बिलियन डॉलर्स कारपोरेट मार्केटिंग जंग की कहानी है और इसे कोला वार कहा जाता है। जिक्र है 1886 का कि अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो चुकी थी, अमेरिकन इकोनॉमी नई करवट ले रही थी और ऊंची ऊंची इमारतें तामीर हो रही थी। इंडस्ट्री तेजी से तरक्की की तरफ जा रही थी और घोड़ा गाड़ियों की जगह कारें भी नजर आना शुरू हो गई थी। मतलब ये कि नया कारपोरेट अमेरिका जन्म ले रहा था। इन्हीं दिनों अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन ने अल्कोहल, कोकीन और कैफीन को मिक्स करके एक सिरप तैयार किया जो कि सर दर्द के लिए मुफीद था और दिमाग को फ्रेश कर देता था। याद रहे कि उस वक्त तक ड्रग रेगुलेशन वगैरह की पाबंदियां और कवानीन का निफाज नहीं हुआ था और कोई भी केमिस्ट कुछ भी बनाकर बेच सकता था। पेम्बर्टन ने अपनी इस ड्रिंक को फ्रेंच वाइन कोका का नाम दिया था, लेकिन फ्रेंच वाइन कोला के लॉन्च होने के अगले ही बरस जॉर्जिया की हुकूमत ने अल्कोहल पर पाबंदी लगा दी और इस तरह फ्रेंच वाइन कोका बेचना भी मुमकिन ना रहा। लेकिन पेम्बर्टन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक नए फार्मूले के तहत अफ्रीका में पाया जाने वाला एक फल या नट जिसे कोला कहा जाता था और जो दिमाग को फ्रेश करने के लिए अच्छा समझा जाता था, उसको अपने नए फार्मूले के तहत कोकीन और शुगर में मिक्स करके एक नया ड्रिंक तैयार कर लिया। लेकिन ये नया ड्रिंक कोई ज्यादा मकबूल ना हो सका। हाँ, अलबत्ता इसका नाम अब कोका कोला रख दिया गया। ये नाम और ट्रेडमार्क यानी जिस मखसूस स्टाइल में कोका कोला लिखा जाता है, पेम्बर्टन का अकाउंटेंट रॉबिन्सन था जिसने तजवीज़ किया था। 1888 में पेम्बर्टन का इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी वफात के बाद इसके वारसीन से सिर्फ एक शख्स ऐसा कैंडलर ने कोका कोला को $2300 में खरीद लिया। कैंडलर माइग्रेन यानी सर दर्द का मरीज था और कहा जाता है कि कोका कोला के इस्तेमाल से इसको इस मर्ज में फायदा हो रहा था। कैंडलर ने कोक को खरीदने के बाद इसके जायके को चेंज करने के लिए इसमें से कोकीन की मिकदार को बहुत कम कर दिया और इसमें मजीद शुगर और सिट्रस यानी खटास का इजाफा कर दिया ताकि ये ड्रिंक के बजाय एक दवाई के रेगुलर इस्तेमाल में भी आ सके और आम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा दवाई के अलावा भी इस्तेमाल कर सकें। उस ज़माने में मशरूबात अमेरिका में जिन दुकानों पर बिकते थे, इनको सोडा फाउंटेन्स कहा जाता था। यानी ये एक तरह के मशरूबात और आइसक्रीम वगैरह के कैफ़ेज हुआ करते थे। पेम्बर्टन का अकाउंटेंट जो कि अब कैंडलर के साथ था, उसने मार्केटिंग की दुनिया की शायद सबसे पहली डायरेक्ट कैंपेन लॉन्च किया उसने ये कि एटलांटा के बड़े सोडा फाउंटेन से उनके ग्राहकों के एड्रेस लिए और इनको वो कूपन्स डाक के जरिए भेजे जिन्हें इस्तेमाल करके वो सोडा फाउंटेन से मुफ्त में कोका कोला पी सकते थे। ये अपनी प्रोडक्ट को नए ग्राहकों में मुतारिफ करवाने का बेहतरीन तरीका था। लोगों को कोक तेजी से पसंद आना शुरू हो गई और सेल में भी बहुत इजाफा होने लगा। 1901 में 6 करोड़ कोक सेल्स हुई और कारोबार तेजी से फैलने लगा। 1902 में कोक की मशहूरी पर तशहीर पर $1,00,000 की रकम खर्च की गई, जो कि उस जमाने में शायद दुनिया की सबसे बड़ी तशहीरी मुहिम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन थी। उस जमाने में कोक पर तनकीद भी होना शुरू हो गई कि लोग कोक की लत का शिकार हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोकीन इस्तेमाल होती है जो कि जाहिर है नशा आवर चीज है। कैंडलर ने 1906 में कोक के फार्मूले में थोड़ी सी तब्दीली करके इसमें कोकीन की जो तकरीबन ना होने के बराबर मिकदार थी, इसको भी निकाल दिया ताकि किसी किस्म का एतराज ना हो और ना ही कानूनी तौर पर कोई रुकावट पेश आए। अब कोक सोडा फाउंटेन्स यानी दुकानों के अलावा बोतलों में भी दस्तयाब थी, यानी कोक की बोतल आपको हर जगह दस्तयाब हो जाती थी, मिल जाती थी, जिससे जाहिर है सेल में एक बार फिर बहुत इजाफा हो गया।
کینڈلر نے اپنے برانڈ کو دوسرے برانڈ سے ممتاز کرنے کے لیے ڈیفرنٹ اور بہتر کرنے کے لیے ایک یونیک اور مختلف بوتل ڈیزائن کروائی تاکہ واضح طور پر کوک باقیوں سے مختلف بھی نظر آئے اور پہچانی بھی جائے۔ کینڈلر چاہتا تھا کہ ایک نابینا شخص بھی صرف بوتل کو چھو کر بتا سکے کہ یہ کوک کی بوتل ہے۔ اس لیے 1916 میں درمیان سے ابھار والی یہ آئیکونک بوتل متعارف کروائی گئی۔ امریکی عدالتوں سے کینڈلر نے 153 کاپیئرز کو نقالوں کو بھی بند کروایا تھا جو کہ جعلی ناموں سے کوکا کولا جیسی پروڈکٹس بیچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کینڈلر نے کوک کی ریسیپی یعنی مکسچر کے فارمولے کو انتہائی خفیہ رکھا اور اس کی واحد تحریری کاپی کو اٹلانٹا کے ایک بینک کے لاکر میں محفوظ کیا گیا۔ کینڈلر نے کوک کے منفرد ذائقے اور اپنی ڈسٹریبیوشن اور مارکیٹنگ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بے پناہ دولت کمائی اور 1919 میں یہ کمپنی ایک سرمایہ کار ارنسٹ ووڈرف کو $25 ملین میں بیچ دی۔ ارنسٹ ایک سرمایہ کار تھا اور وہ کوک کو ذاتی لگن سے چلانے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، لیکن 1923 میں اس کے بیٹے رابرٹ ووڈرف نے کمپنی کا چارج سنبھالا تو اپنے والد سے وعدہ لیا کہ وہ اس کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کریں گے اور اس کو آزادی سے کمپنی کے معاملات چلانے دیں گے، کیونکہ اس کو اس کمپنی میں بہت دلچسپی تھی اور وہ اسے چلانا چاہتا تھا۔ اسی دوران 1898 میں پیپسی بھی وجود میں آ چکی تھی، جس کو کیلب برینڈم نامی کیمسٹ نے تیار کیا تھا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ پیپسی کمپنی دیوالیہ ہو چکی تھی، کیونکہ چینی کی قیمتیں اس دوران بہت تیزی سے اتار چڑھاؤ کا شکار تھیں، اور پیپسی نے اس خطرے کے پیش نظر کہ چینی مزید مہنگی ہوگی زیادہ مقدار میں خرید لی تھی، لیکن ان کی بیڈ لک کہ چینی بجائے مہنگا ہونے کے سستی ہو گئی اور پیپسی کو بینکرپسی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1923 میں پیپسی دیوالیہ ہو چکی تھی اور کوک کی سیل دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اس سال 23 ملین کوک سیلز ہوئیں، اور اس میں سے 4 ملین 40 لاکھ صرف ایک نیو یارک کی سوڈا چین جس کا نام لافٹ کینڈی سٹور تھا اس میں ہوئی۔ لافٹ کمپنی کا صدر جس کا نام چارلز گتھ تھا، وہ کوک کے مالک رابرٹ ڈوف کے پاس آیا اور ڈسکاؤنٹ کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس کے خیال میں لافٹ کمپنی کوک کی سیل بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی اور لافٹ کے ذریعے کوک کی سیل بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اس لیے لافٹ کمپنی کو باقی ڈسٹریبیوٹرز کی نسبت کم قیمت پر کوک ملنی چاہیے تھی اس کے خیال میں، لیکن رابرٹ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس کے خیال میں کوک اپنے ذائقے اور مارکیٹنگ کی وجہ سے بک رہی تھی، اس میں کسی اور کا کوئی خاص کردار نہیں تھا۔ رابرٹ کے انکار کرنے پر چارلز گتھ نے 1931 میں دیوالیہ پیپسی کمپنی کے 2/3 شیئرز $10,500 کے عوض خرید لیے۔ یہاں یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ پیپسی کو گتھ نے ذاتی طور پر خریدا تھا، لافٹ کمپنی کے لیے نہیں۔ اس بات پر چند سال بعد 1939 میں امریکی سپریم کورٹ نے گتھ کو قصوروار ٹھہرایا کہ اس نے لافٹ کمپنی کے ذرائع استعمال کر کے اپنی ذاتی کمپنی کو پروان چڑھایا اور پیپسی کے 91% شیئرز بھی جو گتھ کے پاس تھے لافٹ کمپنی کو دلوا دیے۔ ایک اور انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ چارلز گتھ نے پیپسی کو خریدنے کے کچھ ہی عرصے بعد ناکام ہونے پر پیپسی کو کوک کو بیچنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کو کوک کے مالک رابرٹ نے سنجیدگی سے نہیں لیا، اور آج 100 سال بعد ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی، شاید کارپوریٹ ورلڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی۔ 1934 کا سال تھا اور امریکہ اور پوری دنیا کی معیشت میں گریٹ ڈپریشن چل رہا تھا، کاروبار نقصان میں جا رہے تھے اور غربت، بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی تھی، لیکن کوک کی سیل میں بالکل بھی کمی نہیں آ رہی تھی۔ اسی سال چارلز گتھ نے پیپسی کی سیل بڑھانے کے لیے ایک زبردست داؤ کھیلا۔ اس نے بیئر کی 12 اونس گنجائش والی استعمال شدہ بوتلیں مارکیٹ سے خریدی اور ان پر پیپسی کے کاغذ کا لیبل چپکا کر انہیں صرف 1 نکل یعنی صرف 5 سینٹ میں بیچنا شروع کر دیا۔
उस जमाने में कोक और कुछ और सोडा ड्रिंक्स भी बिकते थे, लेकिन वो 6 औंस की बोतल थी और कीमत उनकी भी 1 निकल ही थी। यानी पेप्सी उसी कीमत में मिल रही थी, लेकिन दुगनी मिकदार में। चार्ल्स गथ का ये हरबा काम कर गया और पेप्सी की सेल में इजाफा हो गया। 1938 में कोक कंपनी ने पेप्सी के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया कि पेप्सी को बैन किया जाए, क्योंकि ये कोक की नकल है और कोका कोला के ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अदालत में कोका कोला ये केस ना जीत सकी और पेप्सी ने अदालती जंग जीत ली। इसी दौरान 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, लेकिन इस मौके पर कोका कोला कंपनी एक ऐसी चाल चलने में कामयाब हुई जिसका अजाला शायद पेप्सी कभी ना कर पाए। हुआ ये कि जंग का आगाज होते ही रॉबर्ट वाशिंगटन गया और किसी ना किसी तरह आला हुकाम को कायल करने में कामयाब हो गया कि कोका कोला का जंग के दौरान दस्तयाब रहना इंतहाई अहम है और इसकी कंपनी को इस मकसद के लिए जितनी भी शुगर चाहिए वो हासिल करने दी जाए और इसकी मिकदार पर पाबंदी ना लगाई जाए, जैसा कि जंग के दिनों में हुकूमतें किया करती हैं, ताकि मुल्क में ज़रूरियात ज़िंदगी की कमी ना होने पाए। रॉबर्ट ने न सिर्फ चीनी वाला मुतालबा, शुगर वाला मुतालबा मनवा लिया, बल्कि उसने कोका कोला के लिए एक्सक्लूसिव हुकूक भी हासिल कर लिए कि जंग के दौरान अमरीकी फौजियों को सिर्फ कोका कोला ही ड्रिंक्स मुहैया करेगी। बदले में कोक कंपनी की तरफ से गारंटी दी गई कि दुनिया भर में जहां भी अमरीकी फौज जाएगी, कंपनी इसको 5 सेंट्स में ही बोतल मुहैया करेगी और कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं होगा। ये इतनी बड़ी मूव थी कि इसका शायद उस वक्त रॉबर्ट को खुद भी अंदाजा नहीं था। रॉबर्ट की इस मूव को सिंगल ग्रेटेस्ट मार्केटिंग कू ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। पेप्सी को शुगर कम मिकदार में मिल रही थी, लेकिन कोक को इसका ज्यादा मसला नहीं था। जितनी मिकदार में कोक अमरीकी फौज को मुहैया की जाती थी, वो मिकदार मुकम्मल तौर पर चीनी की तयशुदा मिकदार जो कि कोक को मिलना थी उसमें शामिल नहीं की जाती थी। इसके कोक को 3 फायदे हुए। पहला ये कि जंग के दौरान 10 अरब कोक्स अमरीकी फौजियों को सेल की गई, और दूसरा ये कि कोका कोला दुनिया भर में जिधर भी अमरीकी फौज जाती वहां पहुंच जाती और अमेरिका भर से लाखों फौजियों को कोक से जज्बाती लगाव कायम हो गया और वतन वापस आकर अमन के दिनों में भी वो कोक को बड़े शौक से और मोहब्बत से पीते रहे और कोक को अमेरिकन नेशनलिज्म की अलामत के तौर पर जाना जाने लगा। तीसरा फायदा ये हुआ कि अमेरिका से बाहर कोका कोला के 64 बोटलिंग पॉइंट्स भी लग गए, क्योंकि अमेरिकी फौज यूरोप और दुनिया भर में जिधर जाती थी कोक का प्लांट वहां लगाना पड़ता था। कोक की सेल 1950s में पहली बार सालाना $1 बिलियन $1 अरब पर पहुंच गई और इस कंपनी का एक शेयर जो कि 1919 में $40 का था अब $5000 का हो गया था, यानी कंपनी 100 गुना से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। 1949 में पेप्सी ने कोका कोला के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग अल्फ्रेड स्टेले को ही सीईओ के तौर पर हायर किया, जिसकी कोशिशों से पेप्सी की सेल चंद ही सालों में ट्रिपल हो गई। 50 की दहाई में अमेरिका की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोक का शेयर 47% और पेप्सी का सिर्फ 10% था। लेकिन पेप्सी कोक के बाद दूसरी बड़ी कंपनी बहरहाल बन चुकी थी। 1955 में पहली बार कोक बड़े साइज की बोतल में भी मुतारिफ करवा दी गई। 1950s में टेलीविजन अमेरिका में आम हो रहा था और अब पेप्सी ने भी इसको अपनी मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और पेप्सी का टारगेट अब यंग जनरेशन थी, क्योंकि ओल्ड जनरेशन तो अब कोक की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला हो चुकी थी और इनको पेप्सी बेचना आसान नहीं रहा था। पेप्सी और कोक के दरमियान 50 और 60 की दहाई में जबरदस्त मुकाबला जारी रहा और एक दूसरे के मुकाबले में इसी इश्तिहारबाजी और सेल बढ़ाने की जंग चलती रही। इस जंग का बिलवास्ता तौर पर फायदा दोनों ही को हो रहा था, क्योंकि दुनिया और बिलखुसूस अमेरिका में सोडा वाटर के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा हो रहा था और जाहिर है सबसे ज्यादा और सबसे बड़े ब्रांड पेप्सी और कोक ही थे। 60 की दहाई में पेप्सी ने भी एक बड़ी कंपनी के तौर पर कोक का मुकाबला करना शुरू कर दिया था और इसकी सेल में भी इजाफा हो रहा था।
कोक ने 1960 में फांटा, 61 में स्प्राइट और 63 में ताब के नाम से एक और ड्रिंक मुतारिफ करवाई, जिसको बाद में डाइट कोक का नाम दे दिया गया। पेप्सी ने भी इन्हीं सालों में माउंटेन ड्यू, डाइट पेप्सी और टीम जैसी ड्रिंक्स मुतारिफ करवा दी। 1975 में पेप्सी की मार्केटिंग टीम ने एक ऐसा दांव खेला कि उसने पेप्सी को तकरीबन कोक के बराबर ला खड़ा किया। वो दांव था पेप्सी चैलेंज। ये चैलेंज असल में ये था कि बगैर पैकिंग और ब्रांड का नाम दिखाए लोगों को कोका कोला और पेप्सी दोनों पिलाई जाती थी और फिर इनसे पूछा जाता था कि कौन सी कोला ड्रिंक आपको ज्यादा अच्छी लगी। हैरतअंगेज तौर पर ज्यादातर लोग जिस ड्रिंक को बेहतर करार देते थे वो पेप्सी होती थी। यानी पेप्सी कंपनी ये साबित करना चाह रही थी कि जायके में पेप्सी कोक से बहुत बेहतर है, लेकिन सिर्फ नाम की वजह से लोग कोक को बेहतर समझते हैं। ये मार्केटिंग की ऐसी जबरदस्त चाल थी कि इसने पेप्सी को कोक के बराबर ला खड़ा किया और कोक की इंतजामिया की नींदें हराम हो गईं। कोक ने भी इश्तिहारों के जरिए मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन पेप्सी की चाल ज्यादा बेहतर रही। पेप्सी ने 1 करोड़ 10 लाख लोगों से पेप्सी चैलेंज परफॉर्म करवाया और इससे पेप्सी का मार्केट शेयर पहली बार कोक के इंतहाई करीब पहुंच गया। 1984 में पेप्सी ने अपनी मार्केटिंग की तारीख का शायद सबसे बड़ा फैसला किया। इस फैसले ने कोक के मुकाबले में पेप्सी को मजीद मुस्तहकम कर दिया। वो अहम तरीन फैसला था उस वक्त के अमेरिका के, बल्कि शायद दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक स्टार माइकल जैक्सन से मुआहदा। पेप्सी ने $5 मिलियन की एवज माइकल जैक्सन की खिदमात हासिल की, जो कि उस वक्त तक किसी भी स्टार को प्रमोशन के लिए अदा की गई सबसे बड़ी रकम थी। पेप्सी ने यह फैसला इंतहाई सोच समझ कर किया था, क्योंकि वो अपनी ड्रिंक्स को द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन की पंच लाइन के तहत प्रमोट कर रहे थे। इसलिए नई जनरेशन के लिए उस जमाने में माइकल जैक्सन से ज्यादा बेहतर कोई और शख्स नहीं हो सकता था, क्योंकि नौजवान उसे चाहते थे और वो उनके लिए बहुत बड़ा आइकॉन था। माइकल जैक्सन की प्रमोशन और पेप्सी चैलेंज दोनों इंतहाई मशहूर और इफेक्टिव मूव थी और इन्होंने पेप्सी का मार्केट शेयर कोक के इतना करीब कर दिया कि दोनों में सिर्फ 5% का फर्क रह गया और कोक कंपनी की परेशानी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। कोक की इंतजामिया उस वक्त परेशान थी और वो डेस्परेट थे कि अगर उन्होंने कोई और अहम इकदाम ना किया तो शायद पेप्सी ये 5% का फर्क भी खत्म करके उन्हें मात दे दे। इसी डिप्रेशन और परेशानी में कोक की इंतजामिया ने एक ऐसा फैसला किया जिसको मार्केटिंग की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर समझा जाता है। दोस्तों, ये फैसला अगर रॉबर्ट वुडक्रॉफ्ट अपनी होशो हवास में होते तो कभी ना लेने देते। रॉबर्ट उस वक्त जिंदा तो थे, लेकिन उनकी उम्र 95 बरस हो चुकी थी और कोक कंपनी के मामलात में अब वो शामिल नहीं होते थे। फैसला ये हुआ था कि कोक की इंतजामिया ने कोका कोला के सबसे कीमती और महफूज असासे यानी सीक्रेट रेसिपी फॉर्मूले, जिसको मर्चेंटाइज 7X कहा जाता है, इसमें तब्दीली का फैसला कर लिया। यानी कोक जो पिछले 100 बरस से दुनिया भर में छाई हुई थी और 3 से 4 नस्लों का पसंदीदा ड्रिंक थी और उसके इज्जाए तरकीबी में छेड़छाड़ कभी नहीं की गई थी, अब छेड़छाड़ का फैसला कर लिया गया था। इस मुकद्दस रेसिपी जिसको कोक कंपनी कभी किसी से शेयर नहीं करती थी और इसे दुनिया का कीमती तरीन राज समझा जाता था, इसमें तब्दीली का फैसला गैर मामूली था, क्योंकि एक बार 1977 में जब इंडिया की हुकूमत ने कोक कंपनी से मुआहदा किया कि भारत में कोक को लॉन्च करने के लिए उसका फॉर्मूला भी शेयर किया जाए, तो कोक कंपनी ने इस मुआहदे ही को रद्द कर दिया और भारत में कोक लॉन्च ही नहीं की। ये फॉर्मूला इतना कीमती था इस कंपनी के लिए और अब कंपनी अपने इसी मुकद्दस कीमती फॉर्मूले में तब्दीली करना चाह रही थी। दरअसल कोक इंतजामिया पेप्सी से खौफजदा थी और पेप्सी के बढ़ते हुए मार्केट शेयर से घबरा रही थी कि कहीं कोक मार्केट से आउट ही ना हो जाए। कोक कंपनी कोका कोला का जायका पेप्सी जैसा करने की कोशिश कर रही थी दर हकीकत,
لیکن اس کوشش میں وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ اسی پیپسی کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے کچھ عرصہ پہلے تک وہ اپنی نقل کہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس نئے ذائقے کو نیو امپرووڈ کوک کے نام سے لانچ کیا جانا تھا۔ اپریل 1985 میں 700 پریس کے لوگوں کے سامنے پریس کانفرنس میں اس کو لانچ کر دیا گیا، لیکن پیپسی نے بڑی چالاکی سے اس کو اپنی فتح قرار دیا۔ پیپسی کے CEO نے جشن کا اعلان کیا اور اپنے سٹاف کو ایک دن کی چھٹی دے دی۔ ٹھیک اسی دن اخبار میں یہ اشتہار دیا گیا کہ ہم بہت سے سالوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے، لیکن کوک نے پہلے آنکھ جھپک لی ہے اور پیپسی کی فتح ہو گئی ہے۔ یعنی پیپسی کا دعویٰ تھا کہ کوک کو انہوں نے مارکیٹ سے آؤٹ کر دیا ہے اور کوک اب نئے فارمولے کے تحت نئی ڈرنک لے کر آ رہے ہیں، اور حقیقت بھی دوستو ایسی ہی تھی۔ پیپسی کے اس وقت کے CEO روجر این ریکو نے بعد میں دا ادر گائے بلنکڈ کے نام سے اسی کولا وار کے بارے میں کتاب بھی لکھی۔ کوک کی انتظامیہ سے بھول یہ ہو رہی تھی کہ ان کے ایک مخصوص ذائقے کے دنیا بھر میں کروڑوں مداح تھے جو کہ صرف وہی کوک پینا چاہتے تھے۔ اب اگر وہ اس ذائقے میں تبدیلی کر دیں گے تو پرانے مداح کہاں جائیں گے؟ ملتا جلتا ذائقہ تو پھر پیپسی کا بھی تھا، وہ پیپسی کیوں نہ پئیں بجائے نئی کوک پینے کے؟ کوک کے اس فیصلے پر لوگوں کا ایسا رد عمل آیا کہ شاید کوک کمپنی خود بھی حیران رہ گئی۔ ناراض مداحوں کی ہزاروں ٹیلی فون کالز آنا شروع ہو گئیں۔ امریکہ کے 45 شہروں میں باقاعدہ احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ کچھ مداحوں نے اپنی ذاتی جیب سے ہزاروں ڈالرز خرچ کر کے لابنگ کروائی کہ کوک کمپنی کا فیصلہ تبدیل کروایا جائے اور پرانی کوک کو واپس لایا جائے۔ امریکی شہریوں کا کہنا تھا کہ کوک از ناٹ امریکن اینی مور۔ ان کو ایسا لگتا تھا جیسے امریکہ سے اس کی کوئی انتہائی اہم چیز یا اثاثہ چھین لیا گیا ہو۔ ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات میں سب سے زیادہ اس موضوع پر بات کی جانے لگی۔ امریکیوں کو لگتا تھا جیسے ان کی زندگیوں سے کوئی اہم چیز کم ہو گئی ہے یا ان کا کوئی قریبی فیملی ممبر رخصت ہو گیا ہے۔ اور ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ 80 کی دہائی میں ایک امریکی سالانہ اوسطاً 39 گیلن پانی پیتا تھا، 39 گیلنز، اور 43 گیلنز وہ سوڈا واٹر پیتا تھا۔ یعنی امریکیوں کے لیے سوڈا واٹر ہی پانی تھا۔ چائے اور کافی بھی اتنی بڑی مقدار میں نہیں استعمال ہوتی تھی جتنی مقدار میں سوڈا واٹر۔ یعنی آپ مارکیٹنگ اور برانڈ کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ لوگ پانی، چائے اور کافی سے زیادہ کوک یا سوڈا واٹر امریکہ میں استعمال کرتے تھے۔ صرف 79 ڈیز میں 79 دنوں میں کوک کمپنی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ انہوں نے لوگوں سے معافی مانگی اور پرانی کوک کو دوبارہ لانچ کر دیا۔ اس بات کا ان کو واضح طور پر احساس بھی ہو گیا کہ کوک اب لوگوں کا برانڈ بن چکا ہے، کمپنی کا نہیں۔ مارکیٹنگ اور کارپوریٹ ورلڈ کا یہ بھی شاید انہونا واقعہ ہے کہ ایک پروڈکٹ اتنی مقبول ہوئی کہ لوگ اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگے اور اس میں ذرا سی تبدیلی بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے اور نہیں ہیں۔ برانڈ لائلٹی کی اس سے بڑی مثال شاید ہی کوئی اور مل پائے۔ یہی وجہ ہے کہ کوک کو دنیا کا سب سے زیادہ پہچانے جانے والا برانڈ سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اوکے کے بعد کوک دنیا بھر کی ساری زبانوں میں سب سے زیادہ سمجھا جانے والا لفظ ہے۔ جیسے ہی پرانی کوک واپس آئی، پیپسی کی سیل ایک دم سے گر گئی اور لوگ شدت سے کوک خریدنے لگے جیسے ان کی کوئی انتہائی گمشدہ چیز انہیں واپس مل گئی ہو۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوکا کولا کمپنی کی ایک چال تھی۔ بہرحال سوڈا واٹر کی مارکیٹ ویسے ہی امریکہ اور دنیا بھر میں اوپر جا رہی تھی، اور 50 کی دہائی کی نسبت 80 کی دہائی میں سوڈا واٹر کی سیل صرف امریکہ میں 3 گنا ہو چکی تھی، اور اس بہتی گنگا میں سب سے زیادہ ہاتھ کوک اور پیپسی ہی دھو رہے تھے۔ دوستو، یہ کولا وار آج تک جاری ہے اور سیلز، مارکیٹنگ اور نیو پروڈکٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو ہرانے کی جدوجہد ان دونوں میں ابھی تک چل رہی ہے۔ ہاں، البتہ آج کل لوگ اپنی صحت کی طرف سے زیادہ کانشیس ہو چکے ہیں اور سوڈا واٹر کو پینا بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن ان جائنٹ کمپنیز نے بھی کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیل رکھی۔
ये कंपनीज अपनी पूरी अंपायर्स खड़ी कर चुकी हैं। पेप्सी अब सोडा वाटर के अलावा दुनिया की स्नैक्स की सबसे बड़ी कंपनी फ्रीटोले को भी ओन करती है। इसके अलावा और भी बहुत से मशहूर ब्रांड्स अब पेप्सी की मलकियत हैं। कोका कोला भी जूसेस, वाटर, स्पोर्ट्स वाटर और बेवरेजेस की कई कंपनीज को ओन करती है। 100 साल से ज्यादा जारी रहने वाली इस जंग में कार्बोनेटेड वाटर से बने हुए भूरे रंग के एक महलूल को अपनी जबरदस्त मार्केटिंग के जरिए बेच कर खरबों डॉलर्स बना लिए हैं और दुनिया भर में जूसेस, वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के शोबे इजारादारी कायम कर रहे हैं इन्हीं के जरिए। कोका कोला कंपनी के इस वक्त 500 से ज्यादा ब्रांड्स हैं और इनमें से 21 की सेल $1 अरब सालाना से ज्यादा है। इसी पेप्सी के 22 ब्रांड्स ऐसे हैं जो सालाना $1 अरब या इससे ज्यादा की सेल रखते हैं, मोर देन $1 बिलियन। इस वक्त दुनिया की कार्बोनेटेड सोडा वाटर मार्केट का साइज $400 बिलियन से ज्यादा है और फ्यूचर में भी इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। आधे से ज्यादा शेयर्स इस मार्केट में कोक और पेप्सी ही के हैं। कोक कंपनी कितना कमा चुकी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि कोका कोला का एक शेयर अगर किसी ने 1919 में सिर्फ $40 में खरीदा था और इस पर मिलने वाले सारे मुनाफे की रकम वो इसी में री इन्वेस्ट करता रहा हो तो 2012 में इसकी कीमत 98 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर हो चुकी होगी। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? कोक और पेप्सी क्या वाकई इंसान की ज़रूरत है या महज मार्केटिंग के हरबे इस्तेमाल करते हुए इन कारपोरेट जिन कंपनीज ने इसको रोज़मर्रा का हिस्सा बना दिया है? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और हाँ, सबसे अहम सवाल तो ये है, आर यू अ कोक और पेप्सी पर्सन और जस्ट लाइक मी अ वाटर ह्यूमन?